गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जो पढ़ाया था उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं बच्चों आपको। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पहले आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसके अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है और दोनों वस्तुओं का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। इसे वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो हम आपको बच्चों बताएं फिर से। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को आप ना तो नष्ट कर सकते हैं और आवेश को आप ना ही पैदा कर सकते हो। हाँ, आप आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हो और दोनों वस्तुओं का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। ठीक बच्चों, इसी क्रम में एक विशेष नोट बच्चों। स्थिर आवेश सदैव अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और त्वरित गति करता हुआ आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त एक चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न करता है। ये एक विशेष जानकारी है बच्चों। ये परीक्षा में भी पूछी जाती है कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में। ठीक, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से पहले हम आपको बताएंगे कि वैज्ञानिक बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेशों के बीच एक बल लगता है, परंतु ये नहीं बताया कि बल कितना लगता है। तो वैज्ञानिक डी ऑगस्ट कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को बताने के लिए, लगने वाले बल के परिमाण को बताने के लिए एक नियम दिया जिसे कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। समझ में आया? दोबारा बताते हैं हम आपको। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक बच्चों, माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं और इनके बीच की दूरी r है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और इनके बीच कोई बल F लग रहा है। तो इस बल का मान F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, F अनुक्रमानुपाती 1/r² समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर तो हम आपको एक बात बता दें बच्चों, अनुक्रमानुपाती की समीकरण ना तो जोड़ी जाती है ना घटाई जाती हैं, ये मिलाई जाती है। इन्हें मिलाने का तरीका ये होता है कि जो सेम साइड होती है उनमें से एक पद को लिया जाता है और जो डिफरेंट साइड होती हैं उन सब का गुणा कर दिया जाता है। ठीक बच्चों, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। तो अनुक्रमानुपाती की समीकरण से अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक ले लेते हैं। तो F बराबर K Q1 Q2/r²। प्रयोग के आधार पर इस नियतांक का मान K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। तो बच्चों कंप्लीट सूत्र आपका बनता है F बराबर 9 × 10⁹ गुणा Q1 Q2/r²। सुविधा के लिए बच्चों हम 9 × 10⁹ को 1/4πε0 लिख देते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, सुविधा के लिए बच्चों हम 9 × 10⁹ को 1/4πε0 लिख देते हैं। तो आपका कंप्लीट सूत्र बनता है बच्चों F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ऐसे क्यों लिखा, तो हम आपको बता दें 9 × 10⁹ को 1/4πε0 क्यों लिखा। इससे लिखने से आगे की जो हमारी प्रॉब्लम होंगी वो थोड़ी आसान हो जाएंगी। बस
इतना सा ही हमारा इसे यहाँ पे इस तरीके से लिखने का मतलब है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक, तो परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, इसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। वैद्युतशीलता को और हम बताएं, वैद्युतशीलता क्या है? किसी माध्यम में वैद्युत बल रेखाओं के प्रवेश करने की क्षमता को वैद्युतशीलता कहते हैं। किसी माध्यम में वैद्युत बल रेखाओं के प्रवेश करने की क्षमता को वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसकी विमा m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4, a पे पावर 2। वैसे हम विमा को सही तरीके से ऐसे पढ़ते हैं, m -1, l -3, t 4, a 2 पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक के बारे में पहले बता दें आपको कि किन्हीं दो आवेशों के बीच सबसे ज़्यादा जो बल लगता है वो केवल निर्वात में लगता है। सबसे ज़्यादा बल केवल निर्वात में लगता है। जब दो आवेश निर्वात में रखे हों तो उनके बीच सबसे ज़्यादा बल लगेगा। यदि वो आवेश वायु में रखे हैं तो उनके बीच निर्वात से थोड़ा सा कम बल लगता है। यदि वो आवेश अन्य किसी माध्यम में रखे हैं तो उसी आधार पर उनका बल का मान भी कम होता जाता है। तो हम बताएं माध्यम का परावैद्युतांक। निर्वात में किसी दूरी पर रखे, निर्वात में किसी दूरी पर रखे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल और अन्य किसी माध्यम में उसी दूरी पर रखे उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? K बराबर निर्वात में बल अपॉन माध्यम में बल, K बराबर F निर्वात अपॉन F माध्यम। तो K बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फिर पूरे के बटे में 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसे सॉल्व सरल करने पर K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, यानी कि एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन 0। तो हम आपको बता दें, निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, वायु के लिए K का मान 1.0054 होता है। दोनों निर्वात और वायु दोनों के लिए हम लगभग K का मान 1 मान लेते हैं। मोम के लिए K का मान 2.5 होता है, कागज़ के लिए K का मान 3.5 होता है, कांच के लिए K का मान 4.5 होता है, पानी के लिए K का मान 80 होता है, धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है और किसी विद्युत रोधी माध्यम के लिए K का मान सदैव 1 से ज़्यादा होता है। बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में कई बार एक प्रश्न आता है, हम आपको बता रहे हैं। वो प्रश्न ऐसे होता है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक निम्न में से होगा। तो उसमें विकल्प होते हैं बच्चों 0.5, -1, 0 और एक पॉइंट में वो कुछ भी दे देता है, 6, 7, 12, 15 कुछ भी दे सकता है। तो इसमें पूछा जाता है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि कभी भी परावैद्युतांक माइनस में नहीं होता है। दूसरा, 1 से कम किसी वस्तु का परावैद्युतांक नहीं होता है। तीसरा एक तो होता है -1, दूसरा 0, तीसरा तो 1 से कम नहीं होता, माइनस में नहीं होता, शून्य नहीं होता है। ठीक बच्चों, 1 से कम नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है और शून्य नहीं होता। उसके अलावा उसमें जो विकल्प बचता है उसका वैल्यू जो भी है 6, 7, 12, 15 वो उस माध्यम का परावैद्युतांक होगा। ठीक बच्चों।